हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। हमारी टोटल 21 यूनिट थी, ठीक है। ग्रेजुएशन की 10 यूनिट आपको करनी थी और 11 यूनिट थी जो NCERT से आपको कवर करनी थी। NCERT की सारी यूनिट मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। ग्रेजुएशन की 7 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे मॉक टेस्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको 4 मॉक टेस्ट करा चुकी हूँ बायोलॉजी के। आज हम अपना 5th मॉक टेस्ट बायोलॉजी का कवर करेंगे। आपको अपना स्कोर ज़रूर लिखना है कि आपका स्कोर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इन सेरीकल्चर मेनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेक प्लेस, सो डू यू नो हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कुकून। तो आपको पता है सेरीकल्चर जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म का पालन करते हैं ताकि हमें उससे क्या मिल सके, सिल्क मिल सके, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सेरीकल्चर के, उनमें से एक स्टेप होता है कुकून फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि कुकून को बनने में कितने दिन लगते हैं। 5 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं या फिर 3 दिन लगते हैं। तो जब मैंने आपको सेरीकल्चर पढ़ाया था, जो आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कुकून फॉर्मेशन होता है उसमें हमें कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो कुकून फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको 3 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। टू प्रोटीन्स आर कंपोनेंट ऑफ सिल्क, आइडेंटिफाई देयर करेक्ट परसेंटेज। तो आपको पता है आपका जो सिल्क है वो आपको किससे मिलता है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। उसके अंदर है ना 2 प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, उनका आपको करेक्ट परसेंटेज बताना है। फिब्रोइन 50%, सेरिसिन भी 50%, फिब्रोइन 20 to 30%, सेरिसिन 70 to 80%, फिब्रोइन 70 to 80%, सेरिसिन 20 to 30%, फिब्रोइन 5% और सेरिसिन 95%। तो जब मैंने आपको सेरीकल्चर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, एक होता है फिब्रोइन और एक होता है सेरिसिन। फिब्रोइन की परसेंटेज होती है 70 to 80% के अराउंड और सेरिसिन की परसेंटेज होती है 20 to 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लीज एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर सो मेनी हार्मफुल डिजीजेस, डू यू नो फ्लीज बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो हमारी एक यूनिट है जिसका नाम है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो फ्लीज है वो बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, उनके लिए वेक्टर का रोल प्ले करती है, बहुत सारी बीमारियों के लिए कैरियर का काम करती है। तो फ्ली हमारी किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, हेमीपेटेरा से, डायपेटेरा से, सिफेनोपेटेरा से, सिफेनोपेटेरा से या फिर सिफेनोक्यूलेटा से। तो आपको पता है जो हमारी फ्लीज है वो किससे बिलोंग करती है, सिफेनोपेटेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। आपको 3 ऑर्डर पढ़ने थे इसके अंदर, हेमीपेटेरा पढ़ना था, डायपेटेरा पढ़ना था और सिफेनोपेटेरा पढ़ना था। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज यूनिट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई विच एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर वेरियस डिजीज सच एज लेशमेनियासिस, प्लेटिमोमस फीवर, डू यू नो सैंड फ्लाई बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो सैंड फ्लाई जो है वो बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, लेशमेनिया जैसी, प्लेटिमोमस फीवर जैसी। तो आपको बताना है कि सैंड फ्लाई जो है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, हेमीपेटेरा से, डायपेटेरा से, सिफेनोपेटेरा से या फिर सिफेन्यूक्यूलेटा से। तो आपको पता है कि हमारी जो सैंड फ्लाई है वो किससे बिलोंग करती है, डायपेटेरा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो इंडिया में ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से साल में लॉन्च किया गया था, 1920 में, 1930 में, 1950 में या फिर 1951 में। तो आपको पता है जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ने किस ईयर में लॉन्च किया था, 1951 में लॉन्च किया था। ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका रिप्रोडक्शन के चैप्टर से पूछा गया है, जो हमारा क्लास 12 का रिप्रोडक्शन चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन अ ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर oogenesis यानी कि जो ओवा है उनके बनने का प्रोसेस जो है वो किस एज में स्टार्ट होता है, जब वो प्यूबर्टी पे होती है तब, जब उनके अंदर पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं यानी कि मेनार्क तब, जब उनके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है तब, या फिर ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो हमारा क्लास 12 का रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वहाँ हम ये बात पढ़ेंगे कि जो फीमेल होती है उनके अंदर जो ओवा बनने का प्रोसेस होता है ना, जैसे मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनने का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल के अंदर है ना सारे के सारे ओवा कब बन जाते हैं, जब वो अपनी मदर के पेट में होती है, एम्ब्रियो स्टेज में होती है, तभी उसके अंदर सारे ओवा बन जाते हैं, वो रिलीज होने स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी पे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। तो आपको याद रखना है कि फीमेल के अंदर जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है और ओवर रिलीज होने कब शुरू होते हैं उसकी बॉडी में, प्यूबर्टी की स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको है ना बैरियर मैच करने हैं। तो फिजिकल बैरियर,
साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या फिर साइटोकाइनिन बैरियर। तो हमारी जो इम्यूनोलॉजी यूनिट थी वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको फिजिकल बैरियर को मैच करना है, साइकोलॉजिकल बैरियर को मैच करना है, सेलुलर बैरियर को मैच करना है और साइटोकाइनिन बैरियर को मैच करना है। तो आपको पता है इनमें से है ना हमारा जो फिजिकल बैरियर है उसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्किन और म्यूकस पढ़ाए थे। तो हमारा फिजिकल बैरियर किससे मैच हो जाएगा, स्किन से मैच हो जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। उसके अंदर हमारा सीबम भी आता है, हमारे टीयर्स भी आते हैं, लाइसोजाइम आते हैं, आपके पेट के अंदर जो HCl रिलीज होता है वो भी किसके अंदर आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। तो यहाँ से जो उसके साथ मैच कर रहा है वो कौन है, हमारा लाइसोजाइम है। उसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर्स के अंदर है ना हम डिफरेंट टाइप्स की हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनको पढ़ते हैं। तो इनके अंदर से हमारा ऑप्शन कौन है, मोनोसाइट है। और साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, इंटरफेरॉन्स को पढ़ते हैं। हमारी जितनी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनको कौन टारगेट करता है, इंटरफेरॉन टारगेट करता है, ठीक है। और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करने का काम करता है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फिजिकल बैरियर है हमारा स्किन, तो 1 का है D, 2 का है A, 3 का है C एंड 4th का है B, ठीक है। तो ये हमारा इम्यूनोलॉजी यूनिट से है जो मैंने आपको पूरी यूनिट कंप्लीट कराई है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है ग्रेजुएशन यूनिट्स DSSB, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको ये सारे के सारे ग्रेजुएशन की यूनिट्स कराई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकेंड पैथोजन इज यूज टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन विच टाइप ऑफ वैक्सीन। तो एक ऐसी वैक्सीन होती है, एक ऐसे टाइप की वैक्सीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस पैथोजन की वजह से वो बीमारी होती है उसको कमज़ोर करके हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है और वो क्या करती है, बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। तो किस वैक्सीन में हम ऐसा मेथड यूज़ करते हैं, DNA वैक्सीन के अंदर, एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर या फिर सब यूनिट वैक्सीन के अंदर। तो जब मैंने आपको इम्यूनोलॉजी यूनिट कराई थी वहाँ पर एक टॉपिक मैंने आपको कराया था जिसका नाम था वैक्सीन, जहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन पढ़ाई थी। तो आपको मैंने बताया था कि हम है ना वीकेंड पैथोजन किस में इस्तेमाल करते हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर हम करते हैं ऐसा। हम क्या करते हैं, आपने पोलियो का वायरस लिया, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया और उसको आपको पिला दिया गया, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर दोबारा कभी पोलियो वायरस एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी को वो याद रहता है, वो पहचान जाती है कि ये पैथोजन पहले भी बॉडी में एंटर किया था और उसके अगेंस्ट है ना उसको एलिमिनेट कर देती है, बहुत सारे सेल्स को रिलीज करती है, उसको एलिमिनेट कर देती है। तो ऐसा किस में होता है, हमारी एट्यूनेटेड वैक्सीन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन गिव क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड सो विच वेटलैंड इज एसोसिएटेड विद लेक्स। तो आपको पता है ईरान का एक सिटी है जब कन्वेंशन हुई थी जिसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसने है ना वेटलैंड्स की है ना क्लासिफिकेशन दी थी, उनको आप किस तरीके से कंजर्व करेंगे ये बताया था। तो आपको बताना है कि ऐसे वेटलैंड जो लेक से जुड़े होते हैं उनको हम क्या नाम से बुलाते हैं, एस्ट्यूराइन बुलाते हैं, लेक्यूस्ट्राइन बुलाते हैं, पेल्यूस्ट्राइन बुलाते हैं या फिर रिवराइन बुलाते हैं। तो आपकी जो एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट मैंने आपको कराई थी वहाँ पर ये टॉपिक मैंने आपको कराया था। तो आपको पता है जो रामसर कन्वेंशन है उसने है ना 5 टाइप्स के वेटलैंड्स आपको बताए थे, ठीक है। और जो हमारा लेक से एसोसिएटेड वेटलैंड है उसको हम क्या बुलाते हैं, लेक्यूस्ट्राइन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बुलाते हैं वो कौन से साल में बनी थी, 2000 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में। तो NGT जो है वो हमारी किस साल में फॉर्म हुई है, 2010 में फॉर्म हुई है। आपको मुझे बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया विच इज कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, डू यू नो विच स्टेज इज इन्फेक्टिव स्टेज विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। तो आपको पता है जब आपको मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। और उस प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में एंटर कौन कराता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कराता है। अगर आपको फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ने काट लिया तो आपको मलेरिया हो जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेज है मलेरिया की वो इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि जब वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी तो मुझे मलेरिया कॉज कर सकती है। फीमेल एनोफ्लीज के अंडे, स्पोरोजोइट्स, मीरोजोइट्स या फिर क्रिप्टोजोइट्स। तो मैंने आपको अप्लाइड जूलॉजी यूनिट जब कराई थी तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि हमारा जो मलेरिया होता है उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसका नाम होता है स्पोरोजोइट्स। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज को एंटर करा जाती है जिसका नाम होता है स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स हमारे शरीर के अंदर क्या कॉज कर देते हैं, मलेरिया कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू काजल डिजीज इज मेनली फाउंड इन पोल्ट्री कॉज्ड बाय। तो रानीखेत नाम की जो बीमारी है
जो हमारी पोल्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो किसकी वजह से होती है? पिकानो वायरस की वजह से, पैरामॉक्सी वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, या फिर H5N1 वायरस की वजह से। तो अप्लाइड जूलॉजी के अंदर मैंने आपको बहुत सारी डिजीजेस पढ़ाई थी, उनमें से एक डिजीज़ थी रानीखेत डिजीज़, जिसको हम न्यू कासल डिजीज़ भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजीज़। तो ये हमें किसकी वजह से होती है? पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, कैटल्स के अंदर होती है ये बीमारी। तो ये कैटल्स के अंदर किसकी वजह से होती है? पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटिंक्शन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। केटी एक्सटिंक्शन टेक प्लेस हाउ मेनी मिलियंस ईयर्स अगो? पहले तो केटी एक्सटिंक्शन जिसको हम बुलाते हैं वो कितने साल पहले टेक प्लेस हुआ था? 440 मिलियन ईयर अगो, 365 मिलियन ईयर अगो, 220 मिलियन ईयर अगो, या फिर 65 मिलियन ईयर अगो? तो आपको पता है आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है एक्सटेंशन। वहाँ पर मैंने आपको 5 डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस पढ़ाए हैं। उनमें से हमारा एक एक्सटेंशन है केटी एक्सटेंशन। तो जो हमारा केटी एक्सटेंशन है ना, ये सबसे लेटेस्ट एक्सटेंशन है और ये सिर्फ कितने साल पहले हुआ है? 65 मिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटिंक्शन टेक प्लेस मेनी टाइम्स विच वाइप आउट मेनी स्पीसीज? Which extinction period is also known as period of great dying in which around 95% species wipe out? तो आपको पता है जब एक्सटिंक्शन होता है तो बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मर जाती है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा एक्सटिंक्शन था जिसको है ना हम पीरियड ऑफ ग्रेट डाइंग के नाम से बुलाते हैं, जिसके अंदर है ना अराउंड 95% स्पीसीज जो अर्थ पर रह रही थी वो खत्म हो गई थी। केटी एक्सटिंक्शन के दौरान, परमीनियन एक्सटेंशन के दौरान, ट्राइसिक एक्सटेंशन के दौरान, या फिर डेवोनियन एक्सटेंशन के दौरान। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा परमीनियन एक्सटेंशन है इसको हम पीरियड ऑफ ग्रेट डाइंग कहते हैं, क्योंकि इस एक्सटेंशन के दौरान क्या हुआ था? अराउंड 95% जो हमारी स्पीसीज है वो हमारे प्लैनेट से एकदम खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट बाइल, पेप्सिन, म्यूकस, या फिर HCl? तो जो डाइजेशन वाला हमारा टॉपिक है, डाइजेशन वाला जो चैप्टर मैंने आपको कराया, वहाँ मैंने आपको बताया था कि म्यूकोजल एपिथेलियम के पास हमारी गॉबलेट सेल्स होती है, और गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करती है? हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराइटल एंड ऑक्सिंटिक सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करती है? आपके स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होती है, म्यूकस, पेप्सिन, HCl, या फिर लाइपेज। तो आपके स्टमक के अंदर जो HCl रिलीज हो रहा होता है जिसका काम होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करना, ठीक है, और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। तो पैराइटल एंड ऑक्सिंटिक सेल किसको सिक्रीट करते हैं? हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन्स अ स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट भी जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स and the body. Nidoplasts are used for anchorage, defense and for the capture of prey. Present in which phylum? तो देखो एनिमल फाइलम के एक ऐसे फाइलम की बात हो रही है जिसके अंदर है ना नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम निमेटोसिस्ट भी बोल सकते हैं, और ये है ना टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। और ये जो नीडोब्लास्ट है ना, इसके 3 मेजर फंक्शन है। एंकरेज में हेल्प करती है, यानी कि किसी भी जगह से आपको चिपक के रहना है उसमें आपकी मदद करेगी। डिफेंस प्रोवाइड करेगी, कोई प्रे आपकी तरफ आ रहा था, कोई शिकार आपकी तरफ आ रहा था, उसको पकड़ने में आपकी मदद करती है। कोई खतरा आपकी तरफ आ रहा था, उसके अगेंस्ट आपको डिफेंस प्रोवाइड करती है। तो किस फाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है नीडोब्लास्ट सेल्स? पॉरीफेरा के अंदर, एनालिडा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, या फिर सिटानोफोरा के अंदर? तो मैंने जब आपको एनिमल किंगडम चैप्टर कराया तो मैंने आपको बताया था कि नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारा जो सिलेंट्रेटा है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारे सिलेंट्रेटा के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन फाउंड इन विच फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? तो एनिमल किंगडम बताना है आपको जिसके अंदर है ना फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, जो उसकी किस में मदद करती है? एक्सक्रीशन में मदद करती है और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करती है। एनालिडा, प्लेटे हेलमिंथीज, इकाइनोडर्मेटा, या फिर हेमिकॉर्डेटा? तो जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्लेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन। तो आपको पता है हमारा एक यूनिट आपको करना है जिसका नाम है बोन एंड कार्टिलेज, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर है ना उन्होंने पूछा कि आपकी जो हड्डियाँ होती है, बोन होती है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसका नाम आपको बताना है। ओसेन, कॉन्ड्रिन, कैरेटिन, या फिर टैनिन्स? तो कैरेटिन आपको पता है आपके नेल्स एंड हेयर्स में प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिन जो है वो आपके कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ओसेन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर है ना, बोन एंड कार्टिलेज यूनिट के अंदर ही मैंने आपको पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है बोन रिसॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं। बोन रिसॉर्प्शन में क्या होता है, बहुत सारा कैल्शियम जो आपकी हड्डियों के अंदर प्रेजेंट है ना एक्स्ट्रा, वो डिजोल्व होता रहता है, वो टूटता रहता है और वो क्या करता रहता है, आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल चाहिए उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस में ना एक हार्मोन की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो उस हार्मोन का नाम आपको बताना है जो आपकी बोन रिसॉर्प्शन में मदद करता है। एड्रीनल हार्मोन, थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन करने में और बोन रिसॉर्प्शन के प्रोसेस में जो हमारी मदद करता है वो है हमारा पैराथायराइड हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। जब मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे ही हमारे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो किसमें मदद करता है, हमारे कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखने में मदद करता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। डू यू नो ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको पता है पानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बिना आप अपनी लाइफ एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। तो जब मैंने आपको आवर इन्वायरमेंट टॉपिक कराया था वहाँ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सारे इंपॉर्टेंट डेज, सारी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 जून को तो हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे, ठीक है, 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ट्रीटी सीक्स टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग बाय डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको एक ऐसी ट्रीटी का नाम बताना है जिसमें हमने क्या ट्राई किए थे कि हम है ना अपने ग्लोबल वार्मिंग से है ना लड़ेंगे कैसे, कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कम से कम एक्टिविटीज करेंगे जो ग्रीन हाउसेज गैस के इमिशन को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल या फिर स्टॉकहोम प्रोटोकॉल। तो ये हमने किसके अंदर किया था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। और क्योटो क्या है, जापान के एक शहर का नाम है जहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन वाले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी बातें बता रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनालिका एंड कल्याण सोना आर सेमी ड्वार्फ वेराइटी विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटी ऑफ, तो जब इंडिया में है ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कुछ सेमी ड्वार्फ वेराइटी इंट्रोड्यूस करी गई थी जिन्होंने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हमारी मदद की थी। तो आपको बताना है कि सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो किसकी वैरायटी है, मक्के की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है या फिर शुगर केन की वैरायटी है, यानी कि गन्ने की वैरायटी है। तो मैंने आपको बताया था कि सोनालिका एंड कल्याण सोना जो है वो किसकी वैरायटी है, हमारे वीट की वैरायटी है, ठीक है, जिनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि इनकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम रहती है ना बहुत ज़्यादा होती है। नेम द वीट वेराइटी विच इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फॉर हाई प्रोटीन कंटेंट। तो आपको एक ऐसी वीट की वैरायटी का नाम बताना है जिसको साइंटिस्ट ने इसलिए डिजाइन किया था क्योंकि उसके अंदर है ना प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई रहता है। रत्ना, एटलस 66, पूसा सावनी या फिर प्रभानी क्रांति। तो देखो आपको पता है जो हमारा एटलस 66 है वो किसका नाम है, एक वीट वैरायटी का नाम है जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि रत्ना, पूसा सावनी और प्रभानी क्रांति जो है वो किसके नाम है, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वेराइटीज ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोजिंग टाइफॉइड, मलेरिया, कोविड-19 या फिर इबोला वायरस। तो जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको विडाल टेस्ट करने को कहते हैं तो विडाल टेस्ट किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी कभी आपको टाइफॉइड होता है, जो सेल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से आपको होता है, उसको डायग्नोज करने के लिए हम किस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, विडाल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया हमें किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कोविड-19 हमें किसकी वजह से हुआ, कोरोना वायरस की वजह से हुआ। और इबोला हमें किसकी वजह से होता है, इबोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। आपको ना बाकी भी ऑप्शंस पता होने चाहिए कि उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो बीसीजी वैक्सीन आपको किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, टीबी या फिर प्लाग। तो बीसीजी वैक्सीन जो है उसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको दी जाती है टीबी से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइट इज यूज्ड फॉर पैकिंग मटेरियल स्पेशली फॉर लिविंग स्पेसिमेन एज इट्स लीव्स हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपको एक ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताना है जिसकी जो पत्तियां है वो लिविंग स्पेसिमेन को पैक करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसकी लीव्स के अंदर है ना हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्पेग्नम या फिर पॉलीट्राइकम। तो जब मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और इसकी वजह से हमें पीट फ्यूल भी मिलता है। तो ये है हमारा स्पेग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिनके अंदर सबसे पहले आपको वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि हमारे सबसे पहले जो प्लांट्स थे जिनके अंदर हमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिले थे, सबसे बेसिक टाइप के जाइलम एंड फ्लोएम हमें जिसके अंदर देखने को मिलते हैं वो है हमारे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इससे पहले जो हमारे ब्रायोफाइट थे उनके अंदर हमारे जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज रेडवुड ट्री सीक्वा बिलोंग टू विच प्लांट किंगडम। कौन से प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है आपका सबसे लंबा जो प्लांट स्पीसीज है रेडवुड ट्री? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा रेडवुड है वो सबसे लंबा प्लांट स्पीसीज है और वो किससे बिलोंग करता है? हमारे जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ये भी मैंने आपको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू विच टिश्यू। तो आपके जो प्लांट की स्टेम है, जो रूट है, उसकी अगर चौड़ाई बढ़ रही है तो कौन सा टिश्यू उसके अंदर रोल प्ले करता है? एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम या फिर पैरेन्काइमा। तो टिश्यू चैप्टर के अंदर जब हमने प्लांट टिश्यू पढ़े हैं, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स है। तो हमारा जो एपिकल मेरिस्टीम होता है वो हमारे रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए, शूट की लेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टीम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारा लेटरल मेरिस्टीम होता है उसका काम होता है चौड़ाई बढ़ाना, ठीक है। तो हमारी स्टेम और रूट की अगर गिर्थ इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए कौन रोल प्ले करता है? लेटरल मेरिस्टीम नाम का टिश्यू रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो किस प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन या फिर काइटिन। तो काइटिन जो होती है उसको आपने कहाँ पर सुना है? जो हमारी फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। एक्टिन, मायोसिन जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो कहाँ, किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय। तो आपके जो राइबोसोम्स हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बुलाते हैं उनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलियो गोल्जी ने, जॉर्ज पैलाडे ने या फिर सिंगर एंड निकोलसन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर की थी हमारी गोल्जी बॉडी, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल उसको दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। और हमारे जो राइबोसोम्स है वो किसने डिस्कवर किए थे? जॉर्ज पैलाडे, ठीक है। तो आपको सारे ऑप्शंस भी मालूम होने चाहिए कि वो किसने डिस्कवर किया है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड would be very similar, there would be only very minor differences between them generated due to। तो देखो पहले एक बैक्टीरिया डिवाइड किया वो 2 में डिवाइड हो गया, फिर वो आगे 4 में डिवाइड हो गया। तो ये सारे के सारे ना एकदम सिमिलर है, बहुत माइनर से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। वो किस वजह से देखने को मिलते हैं? डिफेक्ट्स इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, एडवांटेजेस इन सर्वाइवल, स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। और आपको पता है जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आपको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखने को नहीं मिलता, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिफेक्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है अगर उसके डीएनए कॉपिंग के टाइम पे ना थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, स्मॉल इनएक्यूरेसी अगर हो गई है तो उसकी वजह से उनके अंदर आपको माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे बैक्टीरिया, बहुत बेसिक प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन में, बहुत बेसिक सा रिप्रोडक्शन उनके अंदर चल रहा होता है।
द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिकर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर। तो आपको पता है हमारी जो आई की फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है जब हमारी आई मसल जो है वो रिलैक्स रहती है और हमारा जो लेंस है वो थिनर होता है। ठीक है, आई इन द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है जो चैप्टर में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन डैश, न्यू जाइलम, न्यू फ्लोएम, ओल्ड जाइलम एंड ओल्ड फ्लोएम। तो आपको पता है जैसे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ना, वैसे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट क्या करता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट उसके पत्तियों के अंदर स्टोर हो जाते हैं और वो बाद में वो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम गम्स एंड रेजिन्स के लिए नाम से जानते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमंस उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, लेकिन वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है। तो वो कहाँ पर स्टोर करता है रेजिन्स एंड गम्स को, न्यू जाइलम में, न्यू फ्लोएम में, ओल्ड जाइलम में या फिर ओल्ड फ्लोएम में। तो आपको पता है ये कहाँ पर स्टोर करता है, ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशेज हैव हाउ मेनी चैम्बर हार्ट। तो आपकी जो फिशेज होती है, मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर कितने चैम्बर का हार्ट आपको देखने को मिलता है, 4 चैम्बर का, 3 चैम्बर का, 2 चैम्बर का या फिर 1 चैम्बर का। तो जो हमारी फिशेज होती है उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर ब्रेन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर प्रेजेंट विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प। तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर है ना हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, एक है राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। वो दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किसकी मदद से, ड्यूरामीटर की मदद से, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया की मदद से, कॉर्पस कैलोसम की वजह से या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट की वजह से। तो आपको पता है आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलती है, रेटिना के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर या फिर ईयर के अंदर। तो जो हमारी यूनिपोलर न्यूरॉन होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलती है। रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन का नाम आपको बताना है जिसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोलैक्टिन। तो ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर सबसे मेजर 6 हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, और पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीटोसिन हमारी मदद करता है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दूध बनने में हमारी मदद कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक है, इसको हम जब पहले तो मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहाँ भी मैं आपको इसे बता चुकी हूँ। उसके अलावा जब हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसकी बात दोबारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वेरियस स्टेटमेंट गिवन अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड हैव low degree of specificity for their substrate. Enzyme exhibit enormous catalytic power. It increase the rate of reaction by lowering the activation energy. Enzyme do not change the equilibrium, only changes the rate of reaction. तो जब मैंने आपको एंजाइम का टॉपिक कराया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे ज़्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और उसमें से कुछ ही है जो आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एंजाइम जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैटालिटिक पावर होती है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंजाइम जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड कि क्या चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने बोला कि लो डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, बिल्कुल नहीं। हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी शो करते हैं हमारे एंजाइम्स। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।